हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और एक बार फिर से आप मुझे हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पर देखना शुरू कर चुके हैं। आज हमारे साथ हमारी मेहमान हैं हर्षिता सिंह जी। आपने बीपीएससी जे का एग्ज़ाम क्लियर किया है और न सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर किया है बल्कि आपकी पहली रैंक आई है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने नगर और समाज का मान सम्मान बढ़ाया। और दूसरी चीज़ ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितना टफ रहा ये एग्ज़ाम? टफ तो बहुत होता है, 3 फेजेस में होता है। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है और मेंस भी 5 दिन चलता है, 8 पेपर्स होते हैं लगातार और फिर इंटरव्यू होता है। डिफिकल्ट तो होता है लेकिन लगे रहने से, मेहनत करने से सफलता भी मिलती है। कई बार ऐसा अपन मन में भाव आता है कि हो पाएगा कि नहीं, और जो इसमें लोग लगे हैं वो भी बोलते हैं कि इसमें सेल्फ डाउट बहुत आता है। कभी 3 दिन पे, कभी 10 दिन पे मन में आता है कि यार शायद नहीं हो पाएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा था? हमेशा इंटरव्यू के 1 दिन पहले, इनफैक्ट रिजल्ट के भी 1 दिन पहले तक यही लग रहा था कि पता नहीं इस बार होगा कि नहीं, जबकि इंटरव्यू वगैरह मेरा सब अच्छा हुआ था। लेकिन सेल्फ डाउट तो अब ये ऐसे एग्जाम्स हैं कि इसमें अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना ही पड़ता है। अगर हम इंटरव्यू के टाइम पे जाए या एग्ज़ाम के टाइम पे जाए तो वो एक अलग प्रोसेस होता है, वो डाउट तो होता ही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब आपने शुरू किया, चूँकि 8 या 10 महीने का या साल भर का 2 साल का प्रोसेस होता है, इसमें आप अपने आप को तैयार करती हैं। उस दौरान आपको डाउट होता था? बिल्कुल, शायद मेरे लिए ये नहीं है। ऐसा लगता था कि सेल्फ डाउट तो आता ही रहता है, क्योंकि अगर आप एक भी एग्जाम से फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से 0 से शुरुआत करनी पड़ती है, वापस प्री देना पड़ता है। तो सेल्फ डाउट तो आएगा ही आएगा। बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए इन एग्जाम्स के लिए। मैं चाहता हूं कि आप इस एग्जाम के बारे में डिटेल में बताइए, और अगर आपकी पोस्टिंग होती भी है तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि कहाँ से आप शुरुआत करेंगी? अब पोस्टिंग तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो जहाँ पे भी मिल जाए। एक्सपेक्टेशन एग्जाम के बारे में पूरे डिटेल में बताइए। आपकी क्या एग्जाम है और किस तरह का इसमें अचीवमेंट आपका रहा, क्या प्रोसेस रहा? ये पीसीएस जे का एग्जाम होता है जुडिशरी के लिए। 3 फेजेस में होता है। प्री होता है जिसमें बिहार में प्री के भी 2 पेपर्स होते हैं, एक जीके का पेपर होता है, एक लॉ का पेपर होता है। उसके बाद मेंस होता है जो प्री सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके रिजल्ट बनता है। मेंस में 8 पेपर्स होते हैं, 5 दिन तक चलता है, जिसमें हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, जीके का पेपर, साइंस का पेपर और एक लॉ का कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। उसके अलावा 3 लॉ के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। और जब वो क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू की कॉल आती है और इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स जोड़ के फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। एक जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो जिनको शुरुआत करनी है, उनके मन में जगह को लेके बड़ा ये रहता है कि हम दिल्ली चले जाएंगे तो हो जाएगा, इलाहाबाद चले जाएंगे तो हो जाएगा। आपके हिसाब से जगह को लेके कंसर्न रहना कितना उचित है, और क्या मतलब डिस्टेंस लर्निंग से या ऑनलाइन मोड से भी इसकी तैयारी की जा सकती है? मेरी सारी कोचिंग ऑनलाइन मोड की थी। दिल्ली बेस्ड एक कोचिंग है राहुल आईएएस, वो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट था, लेकिन मेरी सारी प्रेपरेशन घर बैठ के ही हुई है। और मेरे हिसाब से अपने कंफर्ट जोन में घर पे बैठ के ज्यादा अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं बाहर जाके प्रिपेयर करेंगे तो प्रेपरेशन के साथ 100 अलग चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। खाना है, कपड़े धोने हैं, बहुत सारे डेली के काम होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि घर बैठ के ही पापा मम्मी भी मोटिवेट करते रहते थे। कहीं पे कोई भी अगर ऐसा बहुत सेल्फ डाउट आ रहा है या लग रहा है कि अब ये होगा नहीं होगा, तो आई थिंक घर का माहौल सबसे अच्छा रहता है। तो बेसिकली आप इस मिथ को यहाँ पे तोड़ रही हैं कि जगह कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है और ऑनलाइन मोड पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं अगर आपके अंदर लगन है तो। इवेंचुअली तो सेल्फ स्टडी ही करनी है। आप कोचिंग जाके भी सिर्फ क्लासेस कर सकते हैं, उसके बाद तो आपको अपनी ही पढ़ाई करनी है। तो मेरे हिसाब से घर पे ही प्रेफर करना चाहिए पढ़ना। कोई अगर सफल हो जाता है तो उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातें होती हैं, और होता है कि उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, या उन्होंने इस चीज़ को चुना तो चीज़ें इनके साथ सही हो गई। आपके केस में क्या लग रहा है, क्या आपके लिए सपोर्टिव रहा और आपके सफलता की वजह बनी? घर वालों का सबका आशीर्वाद, सबकी मोटिवेशन। मेरी अम्मा की बहुत इच्छा थी जज बनना, मेरे हिसाब से उनका ही आशीर्वाद है कि इतने अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ। ये किस फेज में, यानी जब एकेडमिक में थी, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, किस फेज में आपके दिमाग में आके बैठ गया कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है? क्लास 12th के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि जज ही बनना है। और उसके बाद लॉ में एडमिशन ले लिया क्लैट के थ्रू। NLU पटियाला मेरा कॉलेज था, तो शुरू से ही डिसाइडेड था कि जज ही बनना है। मतलब 12th के बाद आपके दिमाग में ये चीज़ आई? जी। तो जो लड़के अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं उनको 12th में ही तय कर लेना चाहिए।
नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी भी एज इज जस्ट अ नंबर। आपको जब लगे कि आपको आपका इंटरेस्ट कहाँ है तो कुछ फोर्स नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे मेरे घर से कभी कोई प्रेशर नहीं आया कि तुम्हें यही पढ़ना है या इतने मार्क्स लाने हैं। तो जब इतनी फ्रीडम होती है तो आप खुद एक्सेल करना चाहते हैं। इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, अगर मैक्सिमम कहाँ तक है? ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है। जैसे बिहार में मेरे हिसाब से 35 है जनरल की एज, तब तक आप एग्जाम दे सकते हैं। और अटेम्प्ट्स का ऐसा कुछ नहीं है। अटेम्प्ट का इसमें नहीं है? हाँ, शायद नहीं है। ओके, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो निश्चित ही अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट लाया है, पहले ही अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया, तो कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को जानने लायक हैं। कुछ बुक्स वगैरह क्या रेफरेंस होगा आपको? अगर प्री के लिए तो सिर्फ बेयर एक्ट ही आपको कवर टू कवर पढ़नी होगी, क्योंकि किसी भी सेक्शन, किसी भी प्रोविजन से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्री के लिए सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट पे फोकस करना है। जीके के लिए मैंने घटना चक्र किया था, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, और उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण लास्ट के 9 मंथ्स का, और एक ईयरली दृष्टि की एक ईयरली करंट अफेयर्स की बुक आती है, वो भी रेफर किया था प्री के लिए। मेंस के लिए भी करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि और प्रतियोगिता दर्पण, और साथ में जैसे मेंस का एक सेट पैटर्न है जीके के लिए, तो वो सेट पैटर्न के हिसाब से इंटरनेट की भी बहुत मदद ली थी। जैसे कुछ फुल फॉर्म्स आते हैं तो एक लिस्ट निकाल ली थी फुल फॉर्म्स की, और वो सारे याद किए थे। तो वो आपको पिछला पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करके फिर आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। आपका स्टडी रूटीन क्या था? कितना घंटा आप रोज स्पेंड करते थे स्टडी के ऊपर? मेरा ऐसा कुछ घंटों का नहीं था, मेरा हर दिन का गोल सेट होता था। जैसे अगर एक सब्जेक्ट जैसे सीपीसी है तो मेरा गोल था कि 4 दिन में या 5 दिन में सीपीसी खत्म करना है। तो उसके लिए जितना भी टाइम लगे, मेरा हर दिन का एक गोल सेट होता था। लेकिन जब एग्जाम नजदीक आ जाए, जब एग्जाम की डेट सेट हो जाए, तब तो फिर पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं है, सिर्फ खाना पीना खाने के लिए ही उठना होता था। मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ से आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे हम अगर गोल सेट करते कि हमको 6 घंटे पढ़ना है या ये चीज़ खत्म कर देना है, तो पढ़ना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन कि चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो आपके दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ें आती थी, कभी मिस करती थी आप? मेरा पढ़ाई का ये होता है कि अगर 1-2 घंटे पढ़ाई कर ली और उसके बाद ऐसे थकान हो रही है तो मैं 15-20 मिनट का पावर नैप ले लेती हूँ, तो उससे वापस से रिजुविनेट हो जाता है इंसान। तो मेरा या तो कोई गाने सुन लिए या कोई एपिसोड देख लिया अपने फेवरेट शो का, तो ऐसे अपने आप को मोटिवेटेड और रिफ्रेश रखना ही पड़ता है। आज के टाइम में सबसे बड़ा कंसर्न कह ले या फिर डिस्ट्रैक्शन कह ले तो वो इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल है। इनके साथ आपका कैसा रिश्ता था? कुछ अगर बताएं, क्या आप सोशल मीडिया यूज करती थी? हाँ, सोशल मीडिया तो यूज करती थी। क्या लग रहा है कि आपके लिए कुछ डिस्ट्रैक्शन था? जब एग्जाम की सीरियसनेस आ जाती है ना, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस ये सब अपने आप चले जाते हैं। एग्जाम के पास तो फोन चलाने की भी फुर्सत नहीं होती, क्योंकि 24 घंटे भी कम लगने लगते हैं आपको, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है, इतना कुछ पढ़ना होता है। तो ये सब एक्सक्यूजेज हैं, जिसको पढ़ना है, जिसको करना है, वो उसको टाइम निकालना ही पड़ता है। तो चूंकि डिस्ट्रैक्शन से बचना, या जैसे आप मोबाइल के ऊपर बता रहे हैं कि नहीं आप उसको दूर कर लेती थी एग्जाम के टाइम पे, कैसे मोटिवेट करते थे आप अपने आप को? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, और सिर्फ आपके सामने अगर स्टडी मटेरियल रख दिया जाए तो आसान है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद हमको ये रियलाइज़ होता है कि यार कहीं से कोई मोटिवेशन चाहिए, कुछ ऐसा मिल जाए कि मतलब हमको एकदम वो स्पार्क क्रिएट कर दे। तो वो स्पार्क क्रिएट करने वाली चीज़ या वो मोटिवेशन वाली चीज़ क्या थी आपके लिए? एंड गोल था, पता था, मतलब ये इच्छा थी कि जज बनना है, तो वही अपने आप में मोटिवेट करता है। ऐसा नहीं किया कि मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया, इंस्टा वगैरह चलाती थी, लेकिन एक लिमिट में। ये पता है कि जब इतना सिलेबस करना है, आज का इतना गोल है, तो वो करना ही है। तो उसके अलावा बाकी चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती हैं, सच कुछ। तो कुछ और चीज़ें जो आप अगर कोई मान लीजिए युवा है, वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या जो आपने क्रैक किया उसी के लिए, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगी? कि हर दिन पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे मोमेंट्स आएंगे कि लगेगा अरे अब नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना खुद को सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी सबकी जो ऐसे मोटिवेशनल बातें होती हैं ये इंसान सुन सकता है, लेकिन जब तक अंदर से ये भावना नहीं आएगी तब तक थोड़ा मुश्किल होता है। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, रोज मेहनत करिए, रोज पढ़िए, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी दिन 4 घंटे 5 घंटे नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो भी 1 घंटे तो आपको पढ़ना ही होगा, इस गोल की तरफ देना ही होगा। तो मेहनत। जैसे कोई अगर
6 घंटा 8 घंटा नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अगर किसी का इंटरव्यू देख ले या उनको पता चले कि हमारे आस-पास पड़ोस में किसी ने क्रैक कर लिया है तो तुरंत से मोटिवेशन आ जाता है कि हमको चलो हमको भी करना है, तो अपना वो सेट करते हैं, 6 घंटा पढ़ना भी शुरू करते हैं, बस 3 दिन बाद उसके बाद काम खत्म। तो सही प्रोसेस क्या है स्टार्ट करने का, ये तुरंत वाला मोटिवेशन या अगर उनको लंबा जाना है तो किस तरह से चीज़ों को स्टार्ट करें? एक बार स्टार्ट कर दें और शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं, और जब आप अपने गोल्स फुलफिल करने लगेंगे तो आपको खुद से ही मोटिवेशन आने लगेगी कि ये डूएबल है, कुछ बहुत इम्पॉसिबल नहीं है। आखिर लोग निकालते ही हैं, सबका सिलेक्शन होता ही है। एक बस एक जुनून होना चाहिए कि ये अगर ये माइलस्टोन है तो इसको पार करना ही है। जी। तो मतलब ये कि अगर कोई अगर शुरुआत करना भी चाहता है तो वो तुरंत मोटिवेशन में आके 6-8 घंटे का टारगेट सेट नहीं करना है, आपको छोटे छोटे गोल बनाने हैं और उसके ऊपर काम करना है, ताकि बर्नआउट ना हो। हाँ, ताकि अगर वो छोटा गोल अचीव होता है तो एक मोटिवेशन आता है कि चलो हमने इतना कर लिया तो थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं। और इसमें अगर 2-4 महीने का समय भी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टाइम कोई बाउंडेशन नहीं है, जब जागो तभी सवेरा लोग कहते हैं, बहुत सही बातें हैं ये जो कही गई हैं। तो बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, धीरे धीरे आपके आवर्स बढ़ ही जाएंगे। कोई शुरू होते ही 12 घंटे 13 घंटे नहीं पढ़ सकता है, सबकी शुरुआत 1 घंटे 2 घंटे धीरे धीरे इवेंचुअली बढ़ती जाती है। एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब आप अपने मन में बिठाया कि नहीं हमको ये करना है तो एक मोटिवेशन तो आता होगा, और अब असल में आप उस दौर में हैं जहाँ पे आप वो अचीव कर चुकी हैं, लोगों का मिलना आना जाना सब लग रहा है, तो क्या लग रहा है कि जो मेहनत आपने किया अगर उसे ज़्यादा भी करना होता तो आप इस मूवमेंट के लिए कर सकती थी? बिल्कुल, जब तक गोल अचीव नहीं होगा तब तक मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, जैसे बर्नआउट की आपने बात कही तो होता क्या है कि अगर कोई तैयारी कर रहा है और एक अटेम्प्ट में उसका चूक भी गया तो आदमी होता है कि शायद मेरे लिए ये नहीं है, या यार हमने मेहनत बहुत ज़्यादा कर लिया। लेकिन आप यहाँ पे हैं तो आप बता सकते कि नहीं जो मेहनत मैं करके आई हूँ अगर मुझे इसका दुगना भी देना होता तो मैं दे लेती, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत खास है मेरे। बिल्कुल, बहुत वर्थ इट होता है। ऐसी बहुत चीज़ें जो इंसान को सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। मेरे कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स की शादियाँ थी, वो भी मिस करनी पड़ी इन एग्जाम्स के लिए। उस टाइम तो लगता था कि अरे कुछ रिजल्ट भी नहीं आ रहा है और इतने प्रेशियस मोमेंट्स मिस भी हो रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि सब वर्थ इट था। बस इसमें लगे रहना है, क्योंकि जब आप अपना नाम PDF में देख लेते हैं उसके बाद जो खुशी होती है वो बता भी नहीं सकता। चलिए, तो बता दीजिए कि एग्जाम के पहले जो आपका व्यक्तित्व था, जो आपके सोचने का तरीका था, और एग्जाम के बाद जैसे आप चीज़ों को देख रही हैं, क्या परिवर्तन आया है? मेरे अंदर तो ऐसा सच कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे था वैसे ही है जी। बस सब खुश हैं, सब वेल विशर्स हैं, तो सबको देख के अच्छा लग रहा है। एक चीज़ तो लग रहा होगा ना कि नहीं चलो मेरी फैमिली मेरे ऊपर प्राउड फील कर रही है, तो एक जो प्राइड होता है वो तो अंदर आया ही होगा। वो तो है ही, वो जो पेरेंट्स की आंख में खुशी होती है वो तो इंसान वो बस फील ही कर सकता है, उसको बता नहीं सकता कि कितनी खुशी होती है। तो हर्षिता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके बेहतर और ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और जो भी दर्शक हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, उम्मीद है कि हमारी चर्चा के माध्यम से आपको भी कुछ जानकारी मिलेगी, और अगर आप भी मन बना रहे होंगे तो सही तरीके से आप चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।